जुडिशरी के साथ। अदरवाइज तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट का पावर तो दैट बिलोंग टू एग्जीक्यूटिव, वो कार्यपालिका के पास ही है। लेकिन अब मान लीजिए अपॉइंटमेंट का मामला आ गया और वो आगे चल के विवाद का विषय बन गया है। आजकल तो न्यायपालिका के अपॉइंटमेंट पे ही बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। अब सवाल ये है कि इसमें शब्द का प्रयोग है प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट, कि राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों से क्या किया जाएगा, परामर्श किया जाएगा। शब्द का प्रयोग किया गया है कंसल्टेशन, परामर्श किया जाएगा। अब इसका मतलब है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से परामर्श तो करता ही है, दैट इज आर्टिकल 74 में बात लिख दी गई है। और फिर वो परामर्श किससे करेगा, जजेस से। लेकिन आप याद रखिए जजेस के परामर्श और राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में अगर अलग हो जाए, अंतर हो जाए, क्योंकि जहां भी कंसल्टेशन होगा, कई बार क्या होता है कि हम कोई मामला होता है कंसल्टेशन, कोई समस्या आ गई, कोई डिजीज हो गया, तो हम 3-4 डॉक्टर से कंसल्टेशन करते हैं, उनकी ओपिनियन क्या है। अगर ओपिनियन एक पे पहुंच पा रही तो हमें समस्या नहीं आती, लेकिन ओपिनियन में डिफरेंसेस आ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो न्यायाधीशों के बारे में तो ऐसा हो सकता है। इसलिए सामान्यतः हमारे यहाँ राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। लेकिन अब फिर आप देखेंगे ये चीजें बदली क्यों? जो बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट लिखा है, न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट का मुद्दा विवाद का विषय क्यों बना, क्योंकि आप याद रखिए जो फिर क्या लिखा है, अगला एक स्कॉलर को कोट करिए, अगला पॉइंट। और फैक्ट देने से पहले मैं स्कॉलर की बात बताते हैं कि स्कॉलर ने क्या कहा इसके बारे में। प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ राजीव धवन प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ राजीव धवन का तर्क है कि इंदिरा गांधी के द्वारा लागू प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ राजीव धवन का तर्क है कि इंदिरा गांधी के द्वारा लागू आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी के द्वारा लागू आपातकाल के बाद न्यायपालिका इंदिरा गांधी के द्वारा लागू आपातकाल के बाद न्यायपालिका का दृष्टिकोण सक्रिय होने लगा, सक्रिय अंडरलाइन। न्यायपालिका का दृष्टिकोण सक्रिय होने लगा। इट मीन्स आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी 1975 द अप्रोच ऑफ जुडिशरी बिकेम मोर एक्टिव। और खास तौर पे अब देखेंगे क्यों, अब हम फिर हिस्टोरिकल पार्ट पर। संविधान को अब जैसे यही पॉलिटी होता है, जब संविधान को आप पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आप भूलिए मत। हम आप बार बार बताते हैं हमारा सरोकार आर्टिकल से कम होता है, हमारा सरोकार उसका पॉलिटिकल सोशल इम्पैक्ट पे ज्यादा होता है। एक खास बात आप देखेंगे, इसलिए ये बात कही गई है कि हमारे यहाँ जब नेहरू थे तो नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो नेहरू वॉज ए विजनरी, अच्छा बड़े ऑनेस्ट व्यक्ति थे, जो कहते थे वही करते थे। और उनका कैरेक्टर बहुत ट्रांसपेरेंट था, जो करते थे वो दिख भी जाता था, वो छुपा उपा के नहीं करते थे। और ही वॉज हैविंग लाइक अ साइंटिफिक टेम्परामेंट, तो उनका वैज्ञानिक स्वभाव था। और नेहरू के समय जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, नेहरू वॉज ए वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही वॉज कमांडिंग मेजोरिटी बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बावजूद उन्होंने न्यायपालिका पर कभी भी इंटरफेयर करने का प्रयास नहीं किया, पहला। एंड जुडिशरी ऑलवेज पेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स नेहरू। हम ऐसे कई एग्जाम्पल आगे आपको बताएंगे, फिर तो हम न्यायपालिका नेहरू स्वाभाविक रूप में नेहरू का न्यायपालिका ने हमेशा सम्मान किया। और एक मामला तो ऐसा है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। एक बार तो ऐसा हुआ कि पहले संविधान संशोधन से संसद ने प्रॉपर्टी राइट्स को सीमित कर दिया,
पहले संविधान संशोधन से संसद ने मूल अधिकारों को सीमित किया है, पहला अवसर था। और जब ये बात पतंजलि शास्त्री से पूछी गई कि महोदय ये बताओ, आपका काम तो है मूल अधिकारों की रक्षा करना और आप यहां बैठे हो और मूल अधिकारों का इस तरीके से, अब मूल अधिकार अगर छीने जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आपके रहने का मतलब क्या है? पतंजलि शास्त्री ने मना कर दिया। पतंजलि शास्त्री ने कहा, भाई सरकार को सामाजिक न्याय का काम करने का अधिकार है और फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस गवर्नमेंट कैन मिनिमाइज एंड अमेंड सम फंडामेंटल राइट। यहां तक न्यायपालिका नेहरू खिलाफ नहीं बोली, लेकिन वो जो बैलेंस था दैट वाज नो लॉन्गर बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुडिशरी। क्योंकि आप याद रखिए, इंदिरा गांधी का अप्रोच शुरू से ऐसा था कि न्यायपालिका को डिमोरलाइज करने वाला था। इंदिरा गांधी वॉज ए ट्रू पॉलिटिशियन, नेहरू वॉज स्टेट्समैन। और इंदिरा गांधी ने, इसलिए इंदिरा गांधी, और मैं क्यों कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूं, क्योंकि तब अपॉइंटमेंट के मामले में डिस्प्यूट आगे बढ़े, ट्राई टू इवन अंडरमाइन द जुडिशरी। और कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि नो, आवर अप्रोच ऑफ जुडिशरी इज वेरी मच एलिटिस्ट है। हमारे यहाँ जुडिशरी के बारे में ऐसी आलोचना लगाई गई कि जैसे कि हमारे यहाँ आईसीएस को लगाया जाता है कि नहीं, आईएएस अधिकारी किसी सुनते नहीं, वो बड़े सामंतवादी स्वभाव रखते हैं, वो बड़ा ही विशिष्ट चरित्र रखते हैं। वैसे कुछ आलोचना खासतौर पे न्यायपालिका के बारे में लगाई गई। न्यायपालिका जो एलिटिस्ट है, आम जनता की बात को नहीं सुनती, वो बात ठीक नहीं थी। इंदिरा गांधी ने कैसे न्यायपालिका को अंडरमाइन करने का प्रयास किया, उसके बड़े सारे एग्जाम्पल है। आप देखेंगे, अगर आपको याद दिला दे, इंदिरा गांधी जानती थी कि अध्यादेश से वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर पाएंगे, फिर भी अध्यादेश क्यों जारी किया कि न्यायपालिका उसको रद्द करे और हम जनता के दरबार में ये कहें कि न्यायपालिका समाजवाद की राह में बाधा है। इंदिरा गांधी ने कई बार ऐसे काम किए कि न्यायपालिका को विलेन साबित करने का प्रयास किया। पहला, व्हेन इंदिरा गांधी भी केम द प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी ने कहा कि हमें न्यायाधीश चाहिए, लेकिन कैसे? प्रतिबद्ध, कमिटेड। द नोशन ऑफ कमिटेड जुडिशरी एग्जिस्ट इन सोशलिस्ट कंट्रीज। न्यायपालिका, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, भाई ये तो कल्पनातीत है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका कैसे होगी? और इंदिरा गांधी से पूछा गया, मैडम ये बताओ प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मतलब क्या है? उनका कि न्यायाधीश सरकार की नीतियों का सम्मान करें। इसका मतलब सरकार जो भी कहे न्यायपालिका उसके पीछे चले। ये चाइना में हो सकता है, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस न्यायपालिका कल्पना नहीं की थी। न्यायपालिका सरकार कामों की आलोचना करेगी, उनके काम को देखेगी, केवल उनके काम को स्वीकार तो नहीं करेगी। इसलिए आप देखेंगे अपॉइंटमेंट को लेकर, और उन्होंने क्या किया? ट्रांसफर मनमानी की, न्यायाधीशों को पहली बार सुपरसीड कर दिया, वरिष्ठता का अपमान किया। इंदिरा गांधी in fact tried to demoralize the judiciary, that is undoubtedly true, उसमें कोई दो राय नहीं है। इंदिरा गांधी ने ऐसा किया। जब इंदिरा गांधी ने ऐसा किया तो फिर कॉन्टेक्स्ट हमें याद रखना पड़ेगा। इसीलिए संविधान कुछ और था, बाद में इस पर डिबेट उठ खड़ा हुआ। और पहला डिबेट था जजेस के पॉइंट के बारे में, पहला था इन ईयर 1982। इन ईयर 1982 1982 में ये मुद्दा आया कि आखिर में राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के बीच में परामर्श से मतभेद आ जाए तो हम किसकी बात को मानेंगे। तब इसमें इसको कहा जाता है एसपी गुप्ता केस, which is popularly known as Judge's first case। एसपी गुप्ता केस, और या जो लोकप्रिय रूप में कहा जाता है जजेस फर्स्ट केस, एसपी गुप्ता केस या जजेस फर्स्ट केस में जुडिशरी ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्राथमिकता राष्ट्रपति की है। 1982 में न्यायपालिका ने कहा कि प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्राथमिकता राष्ट्रपति की है. द प्रेसिडेंट पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इज प्राइमरी. Therefore, in case of conflict between judiciary and executive, the opinion of president is given the priority, not judiciary. न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्राथमिकता किसकी होगी? राष्ट्रपति की. मामला हल हो गया. फिर यही मामला उठ खड़ा हुआ 1993 में. 1993 के केस का नाम था एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एडवोकेट का मतलब ओके, एडवोकेट का रिकॉर्ड RECORD, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अच्छा, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जो उच्चतम न्यायालय का रजिस्ट्रार होता है, उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के ऑफिस में बहुत सारे वकीलों के नाम लिखे होते हैं, सीनियर वकील, जूनियर वकील. उसी को लोकप्रिय रूप में क्या कहते हैं? एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड. उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार ऑफिस है, रजिस्ट्री है, जहां तमाम वकीलों के नाम लिखे होते हैं. उन वकीलों ने मिलकर याचिका दायर की थी न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट के बारे में. तो उस केस को क्या कहा गया? एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसका लोकप्रिय नाम क्या है? जजेज सेकंड केस. जजेज सेकंड केस. एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जजेस सेकंड केस. और अब देखेंगे यहां पे अब मामला बदल गया था. इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका को हतोत्साहित करने का प्रयास किया था, लेकिन गठबंधन सरकारों के दौर में पहली बार अवसर किसको मिला? न्यायपालिका को. अब न्यायपालिका ने अपना गियर लगाने का प्रयास किया. विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, देयर 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. और घर में भी है, अगर एक भाई बहन में एक दबा, दूसरा दबाने लगेगा. पति पत्नी में एक दबा, फिर दूसरा दबाएगा. इसी तरह 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. और आप याद रखिए 90 के पहले इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका को डेमोरलाइज करने का प्रयास किया. वैसे न्यायपालिका ने इसका अलग अलग तरीके से जवाब दिया, लेकिन सबसे बढ़िया जवाब न्यायपालिका का 93 में. और न्यायपालिका 93 का समय था जब लोकसभा में किसी भी दल को मेजॉरिटी नहीं थी. और उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसा ऐतिहासिक केस कर दिया, ऐतिहासिक बात दिया, जिसने जुडिशरी के इतिहास को चेंज कर रख दिया. संविधान में कुछ और लिखा है, व्यवहारिक रूप में कुछ और होने लगा. संविधान में कुछ और लिखा गया है और हो कुछ और रहा है. यही तो पॉलिटी है. जो संविधान में लिखा गया वैसा नहीं हो रहा है. और 93 में क्या हुआ दोस्तों? पहली बार, फर्स्ट टाइम. ये क्यों? ये दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण बात है कि मैं बताऊं कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा है. ये सच बात है. हिस्टोरिकल लैंडमार्क, फार रीचिंग, मतलब इतना महत्वपूर्ण जजमेंट उच्चतम न्यायालय के इतिहास में आ जाएगा. और सच पूछिए, यहां पे तो आपको हमने बताया था ग्रेनल ऑस्टिन ने क्या कहा. संविधान निर्माताओं की चिंता क्या थी? न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने की या सर्वोच्च बनाने की? एक बात आप याद रखिएगा, ग्रेनल ऑस्टिन ने एक और बात कही है, इसी को यहाँ पे लिखिए 93 में. कॉन्टेक्स्ट बड़ा जरूरी है, देखिए. और जीएस का उत्तर हो तो बस इस स्कॉलर क्रम को हटा दीजिए, खत्म हो गया. विषय बस सारा ही है. ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय संविधान निर्माता
ग्रेनुअल ऑस्टिन सेड दैट, ग्रेनुअल ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय संविधान निर्माता न्यायपालिका को स्वायत्त बनाना रख चाहते थे, सर्वोच्च नहीं, स्वायत्त और सर्वोच्च अंडरलाइन. They were willing to make judiciary as an autonomous but not supreme. न्यायपालिका को स्वायत्त बनाना चाहते थे, सर्वोच्च नहीं. जबकि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के विचार को स्वीकार किया गया था. इन यूनाइटेड स्टेट्स जुडिशियल सुप्रीमेसी वाज एक्सेप्टेड एज ए प्रिंसिपल. अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के विचार को स्वीकार किया गया था. अब देखेंगे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. अमेरिका में इसका विचार था जुडिशियल सुप्रीमेसी का, और भारत में और इंग्लैंड में किसका विचार था? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का विचार था, और अमेरिका के लिए तो ये कहा जाता था कि अमेरिका में न्यायपालिका इट इज थर्ड हाउस, तीसरा सदन है. विधायिका ने कोई कानून बनाया, न्यायपालिका ने चेंज कर दिया. अमेरिका के लिए तो ये कहा जाता था जो भी न्यायपालिका कह देगी वही संविधान है. तो भारतीय संविधान निर्माता अमेरिका को फॉलो नहीं करना चाहते थे. और अमेरिका से डरते क्यों थे? इस बात को ग्रेनुअल ऑस्टिन ने लिखा हुआ है, लेकिन हम तो सब चीज लिख नहीं सकते, रेफरेंस हमने दे दिया. ग्रेनुअल ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक चीज देखा था 1930s में. 1930s में यूएस वाज अंडर द इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक रिसेशन. 1930 के दशक में अमेरिका आर्थिक मंदी के दौर में था, और जब अमेरिका आर्थिक मंदी के दौर में था तो वहां पे राज्य ने तमाम कल्याणकारी कार्यक्रम अपनाए. राज्य के द्वारा तमाम कल्याणकारी कार्यक्रम अपनाने का प्रयास किया गया, जैसे आर्थिक मंदी को दूर किया जा सके. और जैसे कि कल्याणी कार्यक्रम अपनाए गए, न्यायपालिका ने एक एक करके उनको रद्द कर दिया, न्यायपालिका ने खत्म कर दिया. और जब न्यायपालिका ने एक एक करके उनको रद्द करना शुरू किया तो भारतीय संविधान निर्माता ये बात जानते थे. भारतीय संविधान निर्माताओं ने सोचा अगर हमारे यहाँ ऐसे हो जाएगा, न्यायपालिका संसद काम को रद्द करेगी, तो हम कभी भी सामाजिक न्याय भारत में स्थापित नहीं कर पाएंगे. इसलिए आप याद रखिए, अगर संविधान निर्माताओं की बात करें तो पहले तो हम किसी की सुप्रीमेसी नहीं मानते थे कि जुडिशियल सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. फिर भी हमने सुप्रीमेसी किसकी मानी? संविधान की. फिर भी आप न्यायपालिका और पार्लियामेंट कंपैरिजन में अगर आप देखना चाहें कि संविधान निर्माता न्यायपालिका और संसद में किसे क्या देना चाहते थे, तो ज्यादा शक्तियां वो संसद को देने के पक्ष में थे, क्योंकि वो मानते थे कि पार्लियामेंट इज ए विंग विच कैन अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस, विच कैन अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस. लेकिन संविधान निर्माताओं की वो बातें चेंज हो गई. इसलिए आप देखेंगे 93 का मामला क्या था? जुडिशरी बिकेम इंडिपेंडेंट. संविधान के समय न्यायपालिका स्वायत्त थी. अभी तो न्यायपालिका 93 से न्यायपालिका सर्वोच्चता की दिशा में आगे बढ़ने लगी. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. कैसे सर्वोच्चता की दिशा में आगे बढ़ गई? अगला पॉइंट 93 वर्ष 93 के दौरान, ड्यूरिंग 90s, वर्ष 93 के दौरान उच्चतम न्यायालय सर्वोच्चता की दिशा में आगे बढ़ने लगा. ड्यूरिंग 90s, सुप्रीम कोर्ट वाज गोइंग अहेड इन डायरेक्शन ऑफ सुप्रीमेसी. नब्बे के दशक के दौरान उच्चतम न्यायालय सर्वोच्चता की दिशा में आगे बढ़ने लगा. सर्वोच्चता अंडरलाइन, सुप्रीमेसी. याद रखिए, स्वायत्ता अलग होती है. अब जैसे मान लीजिए आप घर में हैं, और स्वायत्ता का मतलब है कि आप घर वालों से कह देंगे भाई हमारे कमरे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा,
जब तक मैं चाहूंगा सोऊंगा, पढ़ूंगा, खाऊंगा। ये आपकी स्वायत्ता हो गई। लेकिन आप अगले दिन कह दिए आज से सारे परिवार के लोग मेरी बात कह मानेंगे, जो मैं कहूंगा वही होगा। दोनों बातों में फर्क हो गया कि नहीं हो गया? तो जुडिशरी ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए। और अगर जुडिशरी सुप्रीम हो गई तो हु विल बिकम द सबऑर्डिनेट टू जुडिशरी? भाई अगर उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च हो गया, उसके नीचे फिर कौन आ जाएगा? कार्यपालिका, विधायिका। ये हमने कभी नहीं सोचा था, संविधान निर्माताओं ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। संविधान निर्माता अमेरिका से अपने आप को बचाना चाहते थे, और हमारी न्यायपालिका आज की डेट में इतनी पावरफुल है, अमेरिका से भी ज्यादा, अमेरिका से भी ज्यादा। कैसे? अगला पॉइंट लिख लीजिए, बस 1 मिनट पूछ लीजिएगा अगला। इसीलिए वर्ष 93 में, वर्ष 93 में उच्चतम न्यायालय ने कहा वर्ष 93 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों की प्राथमिकता होगी, राष्ट्रपति की नहीं। The voice of judges is more important in appointment of judges than the president. न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों की राय प्राथमिक होगी, राष्ट्रपति की नहीं। और इसी वाद में न्यायालय ने कॉलेजियम का विचार प्रतिपादित किया। In the same case, Supreme Court evolved the notion of collegium. कोलेजियम का मतलब, कोलेजियम हिंदी में कोलेजियम ही कहा जाता है, संगठक, समूह। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? कोलेजियम। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं न्यायाधीश करेंगे। अच्छा बताइए, न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं न्यायाधीश करेंगे, ऐसा पूरी दुनिया में भारत के अलावा कहीं भी नहीं पाया जाता। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश करेंगे, ये बात ठीक है, गलत है? क्यों गलत है? भाई वाई जुडिशरी पूरी दुनिया में। अब आप देखिए हमारे यहाँ और न्यायपालिका ने और क्या क्या मामले बदल दिए हो, तो हम आगे पढ़ेंगे ही। लेकिन न्यायाधीशों के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति ऑब्जेक्शनेबल क्यों है? हर चीज के पीछे आपका आर्गुमेंट होना चाहिए, क्योंकि याद रखिए नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका का है, न्यायपालिका का। दूसरा ये न्यायाधीशों के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति है या कार्यपालिका कामों में हस्तक्षेप है? ये कार्यपालिका कामों में हस्तक्षेप है, कार्यपालिका से सर्वोच्चता का दावा है। कितनी बड़ी बात हो गई। और आप याद रखिए हमारे यहाँ जुडिशरी इज नॉट इलेक्टेड बॉडी। न्यायपालिका का निर्वाचन होता है संसद का। किसका निर्वाचन होता है? इसीलिए अरुण जेटली ने अब एक मामले पर कहा था, जब कोलेजियम पे विचार का मामला आया था, न्यायपालिका का निर्णय आया, तो अरुण जेटली ने शब्द का प्रयोग किया, इट इज द टिरनी ऑफ अनइलेक्टेड। बहुत गंभीर शब्द का प्रयोग कर दिया, वो हम प्रयोग नहीं करेंगे, या हम बहुत और किसी कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग कर देंगे। यानी ये गैर निर्वाचित लोगों की तानाशाही है। ऐसा लगता नहीं क्या आपको? अब बताइए दोस्तों, क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र है? बाकी दुनिया किसी देश में लोकतंत्र नहीं है? अमेरिका में, ब्रिटेन में, स्कैंडिनेवियाई देशों में हमारे यहाँ जज को अपॉइंट करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि 93 का डिसीजन इतना लैंडमार्क है, ये न्यायपालिका की सर्वोच्चता का दावा करने वाला निर्णय है, और इस पर हमारे ऑब्जेक्शन उठेंगे। यानी इसमें बड़ी सारी समस्याएं हैं, और समस्या हम आगे देखेंगे
इस वजह से दोस्तों न्यायपालिका ने कैसे अपना ट्रैक ही चेंज कर दिया। यद्यप हम न्यायपालिका के पक्ष से ही बोलेंगे कि न्यायपालिका ने अगर अपना ट्रैक चेंज किया तो इसके पीछे कारण क्या था, क्या कारण था। तो आप देखेंगे अगर कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखें 93 में राजनीतिक अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, अपॉर्चुनिज्म, अवसरवादी राजनीति, किसी तरीके से सत्ता में बने रहना, आयाराम गयाराम की सरकार, करप्शन वाज एट इट्स हाईएस्ट पीक। तो जब कार्यपालिका विधायिका का डाउनफॉल हुआ, स्पेस खाली हुआ। आंधी कैसे आती है, वैक्यूम से। आंधी वैक्यूम से आती है, तो वैक्यूम खाली किसने किया, कार्यपालिका और विधायिका ने। स्पेस भरेगा कौन, न्यायपालिका। इस वजह से हम उस पक्ष पर आएंगे, लेकिन इस घटना ने पूरी हमारे यहाँ न्याय के इतिहास को एकदम चेंज करके रख दिया। अब बताइए क्या पूछना चाहते हैं। स्वायत्तता स्वतंत्रता तो एक पर्याय है, दोनों में अंतर नहीं है। इधर स्वायत्तता का मतलब हम मानते हैं कि स्वायत्तता का मतलब है एक व्यवस्था के भाग के रूप में, और स्वतंत्रता का मतलब है कई बार व्यवस्था का भाग होना ना होना जरूरी नहीं है, फिर भी हम उन्हें इंटरचेंजेबली यूज करके चलते हैं, इंटरचेंजेबली। अगला है, लेकिन आप ये पूछेंगे कि न्यायपालिका की नियुक्ति में जो कोलिजियम है, कोलिजियम का मतलब क्या है। तो दैट वाज डिफाइंड इन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 1998। ये जजेस थर्ड केस था। उच्चतम न्यायालय ने, अब ये हुआ है कोलिजियम को बताओ कोलिजियम क्या है। तो उच्चतम न्यायालय ने फिर कोलिजियम को परिभाषित किया 1998 में। और 98 में उच्चतम न्यायालय ने जो कोलिजियम को परिभाषित किया, उस कोलिजियम में कौन कौन होगा ये दिलचस्प है। अब जरा देखिए कि उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट के बारे में क्या कोलिजियम होगा, उसमें होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम 5 न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस और उच्चतम न्यायालय के ही 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। दूसरा, हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए कैसा कोलिजियम होगा। और आप पूछेंगे कोलिजियम संविधान में कहीं है क्या, कहीं नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा बनाया गया है। हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए कोलिजियम कैसा होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये उच्च न्यायालय में नियुक्ति का अधिकार होगा। अगला, हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर कैसे होगा। तीन ही मामला तो है कोलिजियम के लिए। उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति कैसे होगी, उच्च न्यायालय में नियुक्ति कैसे होगी, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कैसे होगा। इसमें कोलिजियम कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट।
+2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। अच्छा, इसका मतलब है ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम होगा। बस अंतर क्या है, उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 2 मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? एक जिस न्यायालय से ट्रांसफर हो रहा है, दूसरा जिस न्यायालय के लिए हो रहा है। एक जिस न्यायालय से ट्रांसफर हो रहा है, दूसरा जिसके लिए हो रहा है। ये कोलिजियम काम करेगा। और आपको ये भी याद दिला दे, जब हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट की बात आती है, जब हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट की बात आती है, तो अपॉइंटमेंट तो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम करेगा, CJI +2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट का भी कोलिजियम होता है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के 2 जजेस जो नाम किसको भेजते हैं, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को, उस पर विचार करेगा। अब आप देखेंगे इस कोलिजियम के द्वारा अपॉइंटमेंट में क्यों प्रॉब्लम है, क्यों इसमें प्रॉब्लम है। अब आप देखेंगे कि क्या उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीमेसी अर्जित नहीं कर ली? उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीमेसी अर्जित किया नहीं की। अब आप देखें कोलिजियम पर अपॉइंटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, उसके 2-3 एग्जाम्पल आपको बता दें। कोलिजियम पर अपॉइंटमेंट में क्या प्रॉब्लम है। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला चल रहा है RTI का। अगर लिखने की बात करें तो मामला क्या है, पहला हेडिंग कोलिजियम पर अपॉइंटमेंट में क्या प्रॉब्लम है। जो पहला इशू है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। कोई कुछ पूछना चाहता था क्या? कोई कुछ पूछ रहा था? पहला है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। ये आखिर में क्यों प्रॉब्लम है आखिर में? अच्छा, कोलिजियम के मामले में इश्यूज क्या क्या है, हम क्या क्या इश्यूज उठा सकते हैं, क्यों ये प्रॉब्लमेटिक है? तो पहला पारदर्शिता की बात, पहला पॉइंट। कोलिजियम के द्वारा नियुक्ति कोलिजियम के द्वारा नियुक्ति अपारदर्शी है। The appointment by collegium is not transparent at all. कोलिजियम के द्वारा नियुक्ति अपारदर्शी है क्योंकि नियुक्त की प्रक्रिया लिखित रूप में नहीं होती, नियुक्त की प्रक्रिया लिखित रूप में नहीं होती, यह सूचना के अधिकार के दायरे में भी नहीं है। जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, यह सूचना के अधिकार के दायरे में भी नहीं है। इट डजंट कम विद इन द एम्बिट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। ये सूचना के अधिकार के दायरे में भी नहीं है और उच्चतम न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों उच्चतम न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों की किसी वस्तुनिष्ठ मानकों का भी उल्लेख नहीं है। There is no objective criteria for appointment of judges in Supreme Court. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का कोई वस्तुनिष्ठ आधार भी नहीं है। हम कुछ आप सवाल पूछें, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है? यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया कि नहीं? आ गया। आपने फॉर्म भर दिया है? अच्छा, सीट्स कितनी है? क्वालिफिकेशन क्या है? ये ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है भारत में कोई अपॉइंटमेंट होता है उसकी सारी प्रक्रिया है। नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आएगी, एग्जाम होंगे, इंटरव्यू होंगे, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा।
जजेस, अच्छा जजेस का अपॉइंटमेंट का कभी आपने नोटिफिकेशन देखा है? वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपने देखा है? देखा है नहीं देखा है? एम्प्लॉयमेंट न्यूज आप नहीं लेते? एम्प्लॉयमेंट न्यूज कौन लेता है इसमें से? तो बाकी सब एम्प्लॉयड हैं क्या? कमाल की बात है यार। अनएम्प्लॉयमेंट की स्टेज में एम्प्लॉयमेंट न्यूज न लेना। अब बताइए, जो लोग एम्प्लॉयमेंट न्यूज लेते हैं उन्होंने कभी देखा? देखा है नहीं देखा? देखें कैसे, आती ही नहीं। यानी अब जरा देखो, हमारे यहाँ दोस्तों अंधेर नगरी, कमाल हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई हमारा बीसीसीआई सुधारने का मन कर रहा है, हम क्या सुधार लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई बीसीसीआई में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में डिसीजन देते हुए कहा कि जानने का अधिकार में सूचना का अधिकार भी है, इसे राइट टू नो मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन। हमने सुप्रीम कोर्ट की बात मान लिया। दूसरे को बड़े उपदेश बताए जा रहे हैं कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। जैसे हम अपने घर में बच्चों से ठांसते रहे, सुबह उठो, अपने 8 बजे तक खर्राटा मार के सो रहे हैं। बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। दोस्तों, अब मैं ही क्लास में लेट आऊं और आपसे कहूं समय का पालन करना जीवन में बहुत जरूरी है, अब मजाक मेरा बनाएंगे, वो देखो कौन कह रहा है समय का पालन करना जरूरी है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ऐसे तो उच्चतम न्यायालय दूसरे में बहुत अंगुली करता है दोस्तों। अब ये बताइए, क्या कहें? स्पेक्ट्रम का आवंटन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। होना चाहिए, हमने कहा नहीं होना चाहिए। कोयला आवंटन में कैसे घालमेल हुआ वो ठीक होना चाहिए, होना चाहिए। जजेज कैसे बनना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। इसे दोस्तों याद रखिए, हमारे यहाँ जज कैसे बनता है ये किसी को नहीं पता है, कोई जज कैसे बनता है। इसलिए अगर यकीन मानिए, अगर आपका कोई जज रिलेटिव है दोस्तों, जो होगा नहीं मुझे यकीन है, हमारे हिंदुस्तान में कमाल हो गया दोस्तों। 50 ऐसे परिवार है जहां से जज आते हैं, वकील आते हैं और न्यायाधीश आते हैं। 50 ऐसे परिवार है जहां से राजनेता आते हैं। 50 ऐसे परिवार है जहां से लोग आईएएस तो हम नहीं कहेंगे ऐसा, डिफेंस में भी कुछ ऐसा ही मामला है। ये दोस्तों लोकतंत्र में हम क्या करने आए हुए हैं, हम आप क्या करने आए हुए हैं? ये विचार का विषय है कि नहीं? अब आप देखेंगे, अब जैसे मान लीजिए, अच्छा बताइए, यही तो यही उच्चतम न्यायालय की बात है। हो सकता है आज या कल में उच्चतम न्यायालय का डिसीजन आए। लोग कह रहे हैं भाई आरटीआई आपने बताया तो मुझे पता है, आखिर मुझे चाहिए कि आपने कॉलेजियम ने किस नाम को रेफरेंस किया, पहला किस आधार पे किया, दूसरा एक तो आप वैकेंसी नहीं निकालते, एग्जाम को नहीं लेते। चलो अच्छा, वैकेंसी नहीं निकाला, एग्जाम नहीं निकाला तो आपका इंटरनल प्रोसीजर है, लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए जज बनने के मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप क्या कहेंगे? अरे सर आप भी बड़े भुलक्कड़ हैं। आपने कहा अभी तो आप बताए 10 साल न्यायाधीश, 5 साल, 10 साल वकील, 5 साल न्यायाधीश, यही तो क्वालिफिकेशन है। फिर आप कहें क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर यही क्वालिफिकेशन है तो ये नहीं है, फिर तो उच्च न्यायालय का 99% जज जो वकील जा रहा है 10 साल वकालत नहीं हो जाएगी उसकी। जो भी जिसने काली कोट पहन लिया वो जज बनने के लिए एलिजिबल है। और जब मैं ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, जैसे कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, कितने उसने निर्णय दिए, पहला वकील है तो किसने केस परस्यू किए, दूसरा कोई किताब लिखी है नहीं लिखी है, इंटरनेशनल सेमिनार्स पार्टिसिपेट किए हैं नहीं किए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए जो आज हमारे पास नहीं है। और दोस्तों अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगभग 40 जजेस का नाम भेजा था कॉलेजियम के पास, और 40 जजेस में 30 जज के रिश्तेदार थे, राजनेताओं के संबंधी थे। आप याद रखिए दोस्तों, सवाल ये है कि आप हिंदुस्तान के बड़े राज्यों से आते हैं। अभी से क्लास में कई राज्यों के लोग बैठे हुए हैं। आपके दूर दराज में इर्द गिर्द कोई हाई कोर्ट का जज परिचित है? कहां से आते हैं ये? देखिए, आईएएस अधिकारी तो आपके इर्द गिर्द होगा, परिचित होगा, निश्चित तौर पर कई परिवार में होगा।
अच्छा, हम हमारे यहाँ तो जो भी लोग आते हैं किसी न किसी बहुत सारे 90% तो रेफरेंस से आते हैं, किसी ने उन्होंने कहा है, उन्होंने भेजा है, उन्होंने नाम बताया है, तो इसका मतलब आईएएस अधिकारी को आसानी से आप अप्रोच कर लेते हैं। ये जज कहाँ से आता है दोस्तों? मंगल ग्रह से आता है क्या? कहाँ से आता है ये? दोस्तों, हम सवाल पूछें कि न पूछें? पूछें कि न पूछें? किससे? माई लॉर्ड से। हम माई लॉर्ड सवाल पूछना चाहते हुए आप भी कुछ बता दो माई लॉर्ड, आप कैसे जज बनाते हो? और याद रखिए दोस्तों, अभी हमने क्या सुन रखा? जज में कम, ओ माई गॉड, न्यायमूर्ति, देवदूत। अच्छा, हिंदी में न्यायमूर्ति, हिंदी में और नाम थोड़ा भारी भरकम हो जाता है, ऐसा लगता है दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग, दे आर एंजल्स। देवदूत, ये तो देवदूत है दोस्तों, और देवदूत कभी गलती कर नहीं सकता। और एक बात याद दिला दी आपको, इफ जजेस आर एंजल्स, तो सवाल तो यही है कि हमें ये चाहिए कि भाई ये न्यायाधीश कितने, हम बताइए, राजनेता, ये जज क्या कह रहे हैं? जज कह रहे हैं कि राजनेता जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, उसे नॉमिनेशन फाइल किया, 3 बार न्यूज़पेपर में बोल्ड से किया जाए, क्रिमिनल क्रिमिनल क्रिमिनल। अपनी संपत्ति नहीं बता रहे, कितना माल दबा के बैठे, बता दे ये सब बता, कितना है। राहुल गांधी अच्छे आदमी, डिक्लेरेशन कर दिया, हम चुनाव लड़ने जाएंगे, मुझे अपनी संपत्ति का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि आप जब चुनाव लड़ने जाओ तो राजनेताओं की संपत्ति ये देश जानना चाहता है कि जो चुनाव लड़ रहा है उसने कितनी बार तमंचे पर डिस्को किया है, मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, कहीं उधार लिया है, क्या किया है, और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये देश जानना चाहता है। तो हम ये न जाने कि भाई चीफ जस्टिस के कितने बैंक अकाउंट है, कितना पैसा है, कितना जमीन है, जाने कि न जाने, नहीं बता रहे दोस्तों, क्या करें? कमाल की बात हो गई। ये दोस्तों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ट्रांसपेरेंसी का मामला बनना चाहिए, हर जगह ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और कमाल कमाल, हमारे न्यायपालिका में एक सिंड्रोम फैल गया है, उसका नाम है अंकल जज सिंड्रोम। अब मैं फिर क्यों कहता हूं? अच्छा बताइए दोस्तों, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होती कि नहीं होती है? दे आर नॉट अकाउंटेबल। विधि का शासन है या न्यायाधीशों का शासन है? कौन कर रहा है? न्यायाधीशों का शासन है। मैं पहले उसको उठा पहले, देयर इज रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है, न्यायाधीशों शासन कैसे हो सकता है? इसलिए एक खास बात है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी तो हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, हर संस्था के लिए होनी चाहिए। और अंकल जज सिंड्रोम का मतलब क्या है? हमारे यहाँ देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं। उसमें कोड ऑफ कंडक्ट ये भी है कि जो जज, अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई जज है, उसका परिवार का व्यक्ति या नियरेस्ट रिलेटिव, वो उस कोर्ट में वकालत नहीं करेगा। अभी जज महोदय कैसे बनाते हैं, देखिए कैसे काम करते हैं। अब मान लीजिए कोई दिल्ली हाई कोर्ट का जज है, उसका बेटा या बेटी तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर नहीं सकते, लेकिन उसी का एक दोस्त है पटना हाई कोर्ट में जज है, तो वो अपने बेटे बेटी को कहाँ भेज देगा? पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट वाला जज अपने बेटी बेटी को कहाँ भेज देगा? दिल्ली। तो बेटे बेटी का संबंध जज से क्या हुआ? अंकल जज, और वकालत चल निकली। के.एन. काटजू बड़बोले न्यायाधीश ने, कई बार सही बात बोलते हैं। के.एन. काटजू पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट में। के.एन. काटजू ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कुछ वकीलों की वकालत कितनी तेज चल रही है कि रातों रात करोड़पति बन रहे हैं। कैसे हो रहा है दोस्तों? डेमोक्रेसी का मूल मुद्दा ये है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा है या नहीं, लेकिन उसके अपोजिशन में भी एक आर्गुमेंट है। सिक्के के पहलू नहीं होता, हम दोनों पहलू को ध्यान में रखेंगे। और उसके अपोजिशन में आर्गुमेंट कैसे है, ये बड़ा, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि अगला पॉइंट,
कोलेजियम में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह मांग की जा रही है कोलिजियम में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मांग की जा रही है कि कोलिजियम की प्रणाली, कोलिजियम की कार्यवाही लिखित रूप में होनी चाहिए। Each and every decision of collegium must be in the written form. कोलिजियम की कार्यप्रणाली लिखित रूप में होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों एक ये भी याद दिला दें आपको, ये सच बात है कोलिजियम में हम सब बहुत सवाल उठा रहे हैं, न्यायाधीशों पे आपत्ति आ रही कि आप ये पारदर्शी क्यों नहीं है, ये लिखित मामला क्यों नहीं चलता, किसको अपॉइंटमेंट किया जा रहा है उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, हम मांग सकते हैं। लेकिन एक वास्तविकता ये है, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि मान लीजिए, कल्पना करिए कि मान लीजिए कि हम सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीशों पर नाम पर विचार किया और एक को सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोट कर दिया, दूसरे को प्रमोट नहीं किया। तो प्रमोट नहीं किया, कुछ कारण होंगे, या प्रमोट नहीं किया तो कोई ना कोई कारण तो होगा। अब कारण होगा, और वो कारण अगर पब्लिकली, चूंकि वो अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में रहेगा और हमने ये उसके सामने लिख दिया कि नो ही इज नॉट फाउंड इफिशिएंट, उसका निर्णय ठीक नहीं है, वो सुटेबल नहीं है, तो क्या उस समय जज के रूप में काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? आप याद रखिए दोस्तों। और आप याद रखिए, इसका मतलब हमने उसका पूरा करियर समाप्त कर दिया, और उसका करियर नहीं, न्यायपालिका की साख खत्म कर दी। एक बात याद रखिए, एक बड़ी अच्छी बात अभी हमारे यहाँ है, कम से कम दोस्तों जनता के परसेप्शन में न्यायपालिका की क्रेडिट बनी हुई है। और परसेप्शन का मामला है, जिस दिन अभी तो आप देखें जनता का न्याय संसद में उठता जा रहा है, जनता का भरोसा संसद में नहीं उठे, पुलिस में उनका भरोसा बिल्कुल नहीं है। भाई पुलिस को सीधा ही मानते हैं। कुछ लोग ऐसे जा रहे थे, घूमते हुए जा रहे थे, पुलिस का कोई कार्यक्रम हो रहा था, तो उस आम व्यक्ति ने कहा कि कुछ कार्यक्रम हो रहा है क्या? वहाँ पूछ पुलिस अधिकारी बाहर खड़े थे, तो कहा हाँ कार्यक्रम हो रहा है। कहा आम जनता के लिए है? कहा हाँ तुम भी देख सकते हो। कहा छोड़ो चोरों, कार्यक्रम कौन देखेगा? आगे बढ़ गए, उसका पुलिस पकड़ा, किसको चोर कहा? उसने कहा भाई हमने कहा तुम्हें मैंने चोर कहा क्या? पुलिस वाला क्या मैं समझता नहीं कौन चोर है? ये मजाक है, अगर कि मान ली कोई पुलिस में है तो ऐसा इसको बहुत गंभीरता से न ले। लेकिन दोस्तों मैटर इज दैट पीपल आर नॉट गोइंग टू बिलीव ओवर द पुलिस। ये पुलिस पे विश्वास नहीं करते, वो उनको लगता है नहीं तो आगे ठग लगी किसी न किसी कारण से। कॉलोनियल मामला भी हटा नहीं है और नेता पर भरोसा खत्म ही होता जा रहा है। और दोस्तों अगर न्यायपालिका पर भी भरोसा खत्म हो गया तो ये मामला न्यायपालिका का है, इंडियन डेमोक्रेसी का है। डेमोक्रेसी की नींव उखड़ जाएगी। इसलिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। हर मामले में आप ट्रांसपेरेंसी नहीं कर सकते। आप याद रखिए हमारे यहाँ एक से खुराफाती लोग हैं दोस्तों। आरटीआई, वाई आरटीआई बड़ी अच्छी बात होगी, आपको लगता होगा, लेकिन इन सम केसेस आरटीआई इज वेरी डेंजरस। क्यों आरटीआई डेंजरस है इसका एग्जाम्पल आपको बता दें। आरटीआई कैसे हमारे मिसयूज होता है। और कल के लिए ये सच बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं दोस्तों, जो जज वगैरह होते हैं, अब मान लीजिए कि कोई उनके परिवार में बहुत बड़े कोई वकील रहा हो सकता है उनकी संपत्ति ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो बात ध्यान में रखने की है कि अगर हमें ये पता चल गया कि जज की ये प्रॉपर्टी है, ये संपत्ति है, वो संपत्ति है, तो हमारे यहाँ दोस्तों एक व्यक्ति दूसरे को चोर करने में जरा भी देर नहीं लगाता। प्रमाणित हो, राजनेता में तो ही होता है, तू चोर मैं चोर। समझ में नहीं, जनता को सही कि चोर कौन नहीं है यार, सारे चोर हैं। अब जनता कंफ्यूज है। अब जनता पूछा किसको चोर का, जो सबसे कम चोर हो उसको चयन करना है। अब चोर तो सभी है। अरे भाई प्रमाणित कहूंगा चोर सभी है, ऐसे कर देने कोई चोर हो जाएगा।
इसलिए दोस्तों आप याद रखिए, जज का काम बड़ा अलग किस्म का होता है, और जज पर हम ऐसे एलिगेशन जिस दिन लगा देंगे फिर तो सारा न्यायपालिका ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और मैंने कहा आरटीआई के मिसयूज कैसे होता है, इसका बहुत ही कॉन्क्रीट एग्जाम्पल आपको बता दें हम। किसी एक सिविल सर्वेंट ने बात बताई कि मान लीजिए दो लोग सिविल सर्वेंट है, बैचमेट है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, और एक फाइल देख रहा है, दूसरा उसका बैचमेट बगल में फाइल देख रहा है। उसको पता है कि इस फाइल में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो साथ काम करने वालों को पता है कौन फाइल किसके पास है, किसमें क्या प्रॉब्लम है। और इनिशियली बहुत सारे ऐसे मामले लूपहोल रहते हैं जहां पे किसी ऑफिसर को फंसा देंगे आप। अभी कुछ दिनों पहले मिस्टर गुप्ता थे, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर, वो एक कोयला आवंटन के मामले में बेवजह फंस गए। अब मान लीजिए कोई बगल का, और ये देखिए हिंदुस्तान में चापलूसी, टांग खिंचाई, ये हिंदुस्तान के हर पीढ़ी पर पाई जाती है। ये बड़े देश का दुर्भाग्य है। आपके बगल बैठा बैचमेट अगर आपको लगता है कि यार इसकी बड़ी पूछ हो रही है मंत्रालय में, मंत्री से बहुत बात करते हैं, क्या करेगा, एक आरटीआई वाले ने पकड़ेगा, कहेगा इस संबंध में इस फाइल में जानकारी तो मांग लो, आरटीआई लगा देगा। वो आरटीआई लगा दिया, उसकी नौकरी पर खतरा जाएगा, जबकि ही इज वेरी ऑनेस्ट, फंसा दिया गया। इस याद रखे, देखो आरटीआई बड़ी बेकार है, ये फिसड्डी। आरटीआई को मिल जाए दोस्तों टोटे, इसने ईमानदार लोगों को काम करने के लिए एकदम बांध कर रखा हुआ है। अब इसलिए आईएएस अधिकारी क्या करते हैं, भाई ने कोई डिसीजन लेंगे ना गलत होगा, लो काम नहीं करेंगे हम, अब दौड़ो हमारे पीछे। भाई डिसीजन, मान लीजिए रोड बनवाना है, रोड बनवाए और हमें टेंडर दिया, और आपको लिख दे किसको टेंडर दिया, कैसे टेंडर दिया, और हमें जल्दी में सड़क बनवाना था, सड़क बनवाऊंगा नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं है, नो वर्क नो टेंशन। ये हुआ है ऐसा दोस्तों। इसे हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। इसे जिस ट्रांसपेरेंसी की बात हम हर जगह करते हैं, न्यायपालिका में वो अप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी ध्यान रखने की बात है। इसलिए ये बात आप लिख सकते हैं लास्ट पॉइंट में। इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है, और हम तो दोस्तों ऐसी चीजें पढ़ के लोकपाल, लो कितने पाल बनाओगे, जज पहले से है, कार्ड का कानून पहले से, एक और लोकपाल बना दिया, लिख लो दोस्तों आप लोग। न्यायपालिका न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का विषय अत्यधिक संवेदनशील है। The ease of appointment of judges in Supreme Court is highly sensitive. न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का विषय अत्यधिक संवेदनशील है। जिसकी सूचना सार्वजनिक करने से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा ही दांव पर लग सकती है। जिसकी सूचना सार्वजनिक करने से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा ही दांव पर लग सकती है। द क्रेडिबिलिटी एंड स्टेक ऑफ जुडिशरी may be in danger due to publicity of information regarding the working of collegium। अभी पहला इशू है कोलेजियम पर, हमारी पहली आपत्ति है। कोलेजियम पे दूसरी आपत्ति क्या है, अगला हेडिंग है। कोलेजियम पे दूसरी आपत्ति क्या है, शक्ति पृथक्करण का विरोधी। जो कोलिजियम पे दूसरी आपत्ति है, दैट गोड अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। आपको याद दिला दे,
ऐसा लगता है कि न्यायपालिका में नियुक्ति करना इतना आसान विषय है, और हमारे यहाँ मान लीजिए कि 24 हाई कोर्ट और एक नया बन रहा है 25 हो गए। 24 हाई कोर्ट में अगर हमें न्यायाधीशों को नियुक्त करना है, 600 के आसपास वैकेंसी अभी है हाई कोर्ट में। आप देखते हैं 600 लोगों के अपॉइंटमेंट के लिए यूपीएससी कितना बड़ा तंत्र रखा हुआ है। यानी अपॉइंटमेंट इज अ वेरी टीडियस एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। अब 5 न्यायाधीश अपॉइंटमेंट कर देंगे, ये कैसे काम करेंगे भाई? ये शक्तिमान है। आप याद रखिए, किसी अगर न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट आप कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सोचना चाहिए, स्क्रूटनाइज करेंगे, नाम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तब तो कोई बात करेंगे। जस्टिस चलमश्वर ने कहा, जो बड़े डिस्प्यूटेड हो गए थे कुछ कारणों से, जस्टिस चलमश्वर ने कहा कि देखो भाई कोलिजियम कैसे काम, उनसे पूछा कोलिजियम कैसे काम करता है? कोलिजियम, उन्होंने कहा देखो कोलिजियम ऐसे काम करता है, जब 5 जज बैठेंगे तो 2 जज कहेंगे देखो ये हमारे 2 कैंडिडेट हैं, दूसरा कहेगा देखो हमारे 2 हैं, तो सीधी सी बात है, 2 उसको मान लिया, 2 उनको मान लिया, न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई, खत्म हो गया काम। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था, और जो बात में काफी हद तक सच्चाई है। देखिए आप याद रखिए, जो भी जज होता है उसके जूनियर होते हैं, सीनियर होते हैं। वकीलों की फ्रेटर्निटी बड़ी लंबी है, और मान लीजिए जो जज अब रिटायरमेंट का कार्य पे है, 65 साल का हो गया, होना चाहिए 64 साल में आ गया, उसे पता है 1 साल में रिटायरमेंट होना है, किसी ऐसे फेवरेबल व्यक्ति को, उसका बेटा भी 20-25 साल में है, तो जज बनने की बारी उसे 20 साल बाद आएगी, तब तक क्या करेगा? अपने किसी जूनियर को घुसा देगा और क्या कहेगा, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। ऐसे सिस्टम चलता है दोस्तों। ये सब भाईचारा चल रहा है यहाँ पे। बंधुत्व बहुत अच्छा है, बंधुत्व समाज में हो न हो, कहाँ सबसे अच्छा बंधुत्व है? जुडिशरी में। और दोस्तों इस देश में 2 चीजें पाना सबसे आसान है, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना। अगर प्रोफेसर का झोल लेकर घूम रहे हैं, सब्जेक्ट जिला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके चांसेस बहुत ब्राइट हैं। और जज, अगर आपका किसी जज के साथ कोई परिचय है तो निश्चित तौर पर आप जज बनने के हकदार हैं। अब जरा सोच के देखिए, हम लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं, किसी जज के परिचय को, खानदान में कोई जज हुआ ही नहीं। हमने तो पता किया दोस्तों 2-4 पीढ़ियों के दूर दराज तक। जब मैंने पढ़ा तो मैंने पता किया भाई अपने पेरेंट्स वगैरह से कि क्या हमारे खानदान में कभी दूर दराज में कभी कोई जज हुआ? तो उनका ना कोई नहीं हुआ। और मुझे लगता है आप भी उसी कैटेगरी में होंगे। कमाल की बात है, कमाल की बात है दोस्तों। इसीलिए सवाल ये दोस्तों, इसलिए आप देखें हमारे संविधान माता कितने बुद्धिमान थे। यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जिस वजह से गुदड़ी का लाल भी आगे आ जाता है। गुदड़ी का लाल का मतलब जानते हैं? नहीं जानते? जाके हिंदी किताब पढ़िए। यानी मतलब आईएएस अधिकारियों आप देखेंगे एक गांव से, एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से, एकदम छोटे से परिवार से कोई एक टॉप पे आ जाता है। जैसे में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब इट्स नॉट फेयर, ट्रांसपेरेंट, इम्पार्शियल। तो आप बताइए कि, और दूसरी बात है, जब देखिए जब एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका किसी को अपॉइंटमेंट करती है, कार्यपालिका तमाम ध्यान में रखती है, जाति का, धर्म का, रीजनल बैलेंस का। सवाल है कि ऐसा ध्यान न्यायाधीश रखें, जरूरी नहीं है। और हम तो पार्टी को ज्यादा डेमोक्रेटिक मानते हैं। पार्टी में ध्यान रखें, पार्टी में हर समुदाय को रिप्रेजेंटेशन है, तो यही तो न्यायपालिका में होना चाहिए। और दूसरी बात है, जब अपॉइंटमेंट होता है तो हमें, जब जज वगैरह का अपॉइंटमेंट होता है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का पहले इनपुट लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी जज को अपॉइंटमेंट करेगा, कोलिजियम अगर किसी के नाम को फाइनल करेगा, तो कोलिजियम वो नाम गृह मंत्रालय के पास भेजेगा। गृह मंत्रालय एक एक पे इंटेलिजेंस इनपुट देगा, इसके नाम पर यह है, इसके नाम पे यह है। क्योंकि हो सकता है कोई, इसलिए केवल इफिशियंसी इज नॉट सोल क्राइटेरिया, सीनियरिटी मे नॉट बी सोल क्राइटेरिया। क्यों? अब मान लीजिए कोई गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज है, उसका संबंध उल्फा के साथ है, कितना भी प्रभावशाली जज हो उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और अभी आप देखें जस्टिस कर्नल ने जो किया था दोस्तों, जस्टिस कर्नल ने जुडिशरी की ऐसी फजीहत की, आज तक इतिहास में नहीं हुआ था। क्योंकि पहली बार हमारे इतिहास में हो गया न्यायपालिका बनाम न्यायपालिका। कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका होना चाहिए, न्यायपालिका बनाम न्यायपालिका होना चाहिए। जस्टिस कर्नल ने ऐसा काम किया। और जस्टिस कर्नल ने अगर ऐसा काम किया तो क्यों?
क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट ही गड़बड़ था। जस्टिस कर्णन तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी एजेंट थे। बूथ एजेंट का मतलब है बाकायदा वो जाके चुनाव में मैनेज करते थे, बूथ में काम करते थे। ऐसे लोग जिस कैसे बन गए? और आप देखें जस्टिस चरमसर के बारे में एक आर्गुमेंट ये आता है कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके पहले साम्यवादी दल के नेता डी राजा के घर से निकल रहे थे। जज को किसी राजनेता घर जाना ही नहीं चाहिए। जज कैसा होना चाहिए? जस्टिस कपाड़िया, जस्टिस कपाड़िया जिनके गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे उनके बारे में कोई तो जज का भूमिका ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है? मामला गड़बड़ हो रहा है। तो क्या लिखा आपने? पहला पॉइंट, न्यायाधीशों के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय जजेस, न्यायाधीशों के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान में निहित मूल भावना के विरुद्ध है। दैट गोज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में निहित मूल भावना के विरुद्ध है, क्योंकि संविधान में नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका को दी गई है। बिकॉज द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट टू जुडिशरी इज गिवन टू एग्जीक्यूटिव। संविधान में नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका को दी गई है, और कोलिजियम के द्वारा न्यायपालिका अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास कर रही है। Judiciary is trying to maintaining its supremacy through collegium. कोलिजियम के द्वारा न्यायपालिका अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास कर रही है। सर्वोच्चता अंडरलाइन, जो न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवर रीच। जो न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवर रीच। न्यायिक सक्रियता या अति सक्रियता के एग्जाम्पल है। इसलिए कोलिजियम के मामले पे तमाम आपत्तियां हैं। कोलिजियम के मामले पे आपत्ति बहुत ज्यादा है कि भाई इसका मतलब है। और कोलिजियम का अगला पॉइंट, कोलिजियम का उल्लेख संविधान में नहीं है। When there is no provision of collegium in the constitution, कोलिजियम का प्रयोग संविधान में नहीं है।
अपितु यह न्यायपालिका द्वारा निर्मित है। Collegium is made by the judiciary. अपितु यह न्यायपालिका के द्वारा निर्मित है। तो इसमें बहुत सारे कोलिजियम के बड़े ऑब्जेक्शन है। इसका मतलब है, अब इस बात को इस तरीके से देखें कि न्यायपालिका में नियुक्त के लिए पूरा सचिवालय चाहिए, हमें सेक्रेटरीट चाहिए, पूरा सचिवालय होना चाहिए, पूरा सेक्रेटरीट होना चाहिए, तब यहाँ पे जुडिशरी में अपॉइंटमेंट ठीक हो सकता है। यानी अपॉइंटमेंट के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। लेकिन हर पार्ट में काउंटर आर्गुमेंट हमारे पास है। यहाँ तक तो हमने ऐसा देखा तो ऐसा लगता है कि कल्प्रिट इज जुडिशरी। लेकिन आप याद रखिए दोस्तों, आप याद रखिए न्यायपालिका का मुद्दा, क्योंकि प्रशासन का कहना यह है कि न्यायपालिका की नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका को है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि नियुक्ति के बहाने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया गया है? अतीत में ऐसा हुआ है। इस तरह न्यायपालिका के पक्ष में भी लाइन लिखी है, तभी तो काउंटर बैलेंस होगा। अगला पॉइंट, बस अगला पॉइंट लिखे, नहीं भूल जाऊंगा तो अगला पॉइंट की। अच्छा, बैग बुक आपने बंद कर लिया दोस्तों। अगला पॉइंट, अगला, यह सत्य है कि नियुक्ति, यह सत्य है कि नियुक्ति कार्यपालिका की शक्ति है। इट इज ट्रू दैट द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट बिलोंग टू एग्जीक्यूटिव। यह सत्य है कि नियुक्ति कार्यपालिका की शक्ति है, परंतु नियुक्ति के आधार पर अतीत में, नियुक्ति के आधार पर अतीत में न्यायपालिका की स्वायत्तता को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। नियुक्ति के आधार पर अतीत में न्यायपालिका की स्वायत्तता को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए एक बड़ा जो विचार का मुद्दा आ जाता है कि इन अर्लियर डेज इवन जुडिशरी वर डेमोरलाइज ऑन द नेम ऑफ अपॉइंटमेंट। अब जो मूल मुद्दा है कि अपॉइंटमेंट कार्यपालिका है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ विषय है। यही डिस्कस करेंगे कल, आप पढ़ के भी आइएगा।